हम लोग के साथ दो सीरीज हम लोग लेके आए थे। एक हम लोग का बेसिक्स ग्रामर था जिसको हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के नाम से डे 1 डे 2 करके उसको चला रखा है, और एक प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेके आए थे और उसको मैंने आप लोगों के सामने इस फॉर्मेट में रखा था कि जिस जिस टॉपिक का डिमांड होगा, जैसे प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हो गया, नाउन हो गया, नॉन वर्ब का टॉपिक हो गया, पार्टिसिपल हो गया, जेरेंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, या क्लोज का पार्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैबुलरी सेक्शन हो गया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गए, इन सारे में से किसी भी एक पार्ट को हम लोग प्रैक्टिस सेशन में लेके चलेंगे और ये दो सेशन हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और जो आप लोग का डिमांड होगा मैक्सिमम उस पर हम लोग आके चर्चा करेंगे और बात करेंगे, ठीक। तो प्रोनाउन का पहला दिन था, उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बनाने का एक छोटा सा तरीका बताया था कि आप बिना प्रोनाउन के टॉपिक्स को पढ़े क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। एक आप लोग काम ये कर सकते हो कि जब भी वीडियो देखने बैठो तो जो डे 1 डे 2 करके दिया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से बैठ के देखो। बेनिफिट बहुत होगा इस बात का। आप थोड़ा सा ट्रस्ट करो कि आप जब तक अच्छे तरीके से बैठ के नहीं देखोगे प्रॉपर टाइम देके, तब तक आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस बनाने में बिना थ्योरी पढ़े सिखा देता हूँ और आप लोगों को पता चल रहा होगा कैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चंस बनाने का और थ्योरी पढ़ने का दोनों का अपना कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है। हाँ, थ्योरी का और क्वेश्चंस का जो बनाने का जो तरीका होता है उसमें बस एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि जो फार्मूला बेस्ड होता है, जो उस फार्मूला पे बैठे रहता है ना, वो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और वो फार्मूला देखते ही आपको दिख जाएगा। जब आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जितने भी नॉर्मल चीजें हैं वो सारे एग्जामिनेशन अपने जो क्वेश्चंस रहता है उसमें वो उसको नहीं देता, ठीक है। देखो मैं आप लोगों के सामने प्रोनाउन का उस दिन 2-3 क्वेश्चंस इससे पिछले वाले वीडियो में रखा था। आज मैं फिर से आपके सामने में 2 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और देखो मैं बनाने का तरीका आपके सामने में रख रहा हूँ और चीजों को आराम से समझना। उस दिन मैंने या कल जो मैंने सुबह में ही जो एक मैंने वीडियो अपलोड करा है फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, उसमें बेसिक चीजें कंप्लीट करवाई जा रही है और बेसिक से आपकी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आपको ग्रामर को एक अलग वे में देखने को मिलेगा कि हमें ग्रामर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लेवल हमें पता चल जाएगी। चलो ठीक, वापस आते हैं हम लोग प्रोनाउन पर। प्रोनाउन के एक एक पार्ट हम लोग आज देखते हैं और चीजों को समझते हैं। कल कुछ चीजें मैंने फंडामेंटल में समझाई थी और बाकी की चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने प्रोनाउन का चार्ट रखा था। प्रोनाउन का चार्ट ये रखा था जैसे कि हमारा आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे, ठीक है। इसी का मैंने पोजीशन पार्ट रखा था यहाँ पे, माई हो गया, इसका आवर हो गया, इसका योर हो गया, इसका हिच हो गया, इसका हर हो गया, इसका इट्स हो गया, इसका देर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट मैंने रखा था, मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया, देर। एक बात आप लोग से कह दे रहा हूँ, अगर कुछ गलती लगे या कुछ मिस्टेक से कुछ अगर गलती से लिखा जाए उस चीज को थोड़ा सा माफ करना, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी नया हूँ इस चीज में। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये पॉजिटिव केस हो गया और ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक। क्वेश्चंस बनाने के लिए अभी काफी है और बाकी के जो आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे तो थोड़े बहुत एक मैं थोड़ा ऐड करते चलूंगा और आपकी प्रैक्टिस सेशन इसी तरीके से चलेगी। और जब मैं प्रोनाउन टॉपिक पे आऊंगा तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से प्रोनाउन एक अलग लेवल में आपको प्रोनाउन को दिखाऊंगा कि प्रोनाउन वहां पे होता क्या। जो हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन 10 टाइप्स के होते हैं, वो सबसे थोड़ा सा अलग मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। देखो अब इस चार्ट को थोड़ा सा अगर एनालाइज करोगे तो हमें समझ में ये आती है कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजिटिव केस है और ये अपने अपने ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। पॉजिटिव केस को एक लैंग्वेज मैंने बोला था कि इसको आप डिटरमाइनर ही मानो। डिटरमाइनर क्यों मानेंगे जरा सा समझना और मैं लॉजिक के साथ मैं चीजों को समझाता हूँ। देखो ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस हो गया, इसका मतलब कि आप इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करोगे। सब्जेक्ट यूज करने का मतलब ये होता है कि जब भी आप इस वाले पार्ट का यूज करोगे तो सर ऑब्वियस सी बात है इसको हमेशा वर्ब के पहले यूज करोगे, ठीक है। जब भी आप इस सब्जेक्टिव केस का यूज करोगे तो हमेशा वर्ब के पहले यूज करोगे। अब ये सब्जेक्ट है, इसके साथ ऑब्वियस सी बात है वर्ब का एग्रीमेंट होगा, क्योंकि जब हमारी एग्रीमेंट ये कहती है कि अगर सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आया हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके साथ वर्ब का फॉर्म आएगा। अब ये पार्ट अगर हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव केस के फॉर्म में अगर आता है तो इसके साथ वर्ब आएगा और दोनों का अपना कुछ ना कुछ एक एग्रीमेंट होगा।
अब एग्रीमेंट हम लोग सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में करते हैं, और सिंगुलर प्लूरल का भी अपना एक चक्कर होता है, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में कल की वीडियो में उस चीज को देखो। अगर ये सब्जेक्ट है तो सिंगुलर प्लूरल का अपना एक झंझट होगा। आई को हम लोग आई का हिंदी में होता है, और इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट में रखते हैं। इसके साथ एक और बातें क्या होती है, जब इसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट रखोगे तो ये अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों लेता है। ठीक, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ये बस दो केस में लेता है, एक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म हो गया और एक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि आई एम अ बॉय एंड आई हैव अ पेन। ठीक है, आगे चल के मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आई अपने साथ एम ही क्यों लेता है, बाकी के पार्ट को क्यों नहीं लेता है। हाँ, आप थोड़ा सा कंपाउंड पे मत जाना, क्योंकि आई एंड ही के साथ अगर देखोगे तो दोनों को कंपाउंड कर दिया तो वहां पे एम के जगह पे हम लोग आई का फॉर्म लेते हैं, और ये बात है प्लूरल फॉर्म है। तो इस बात पे आप पहले मत जाना, लेकिन मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि फिलोसफी ऑफ ग्रामर कि आई के साथ एम ही क्यों लगता है, और आई के साथ यहाँ पे हम लोग हैव का फॉर्म क्यों लेते हैं, हैज क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर होने के बावजूद भी हम लोग हैव का फॉर्म क्यों लेते हैं, जबकि हम यहाँ पे थ्योरी के हिसाब से हैज का फॉर्म लेना चाहिए। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, थोड़ा सा भी वेट कर लेते हैं। देखो अगला पार्ट हो गया हमारा वी। वी अपने आप में बोला जाता है कि ये अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और जब भी अगर आप हेल्पिंग वर्ब लोगे तो ये अपने साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को लेके चलता है। ठीक है, अगली बात आती है हम लोग का यू। यू के साथ क्या चक्कर है कि यू अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, ये दोनों होता है। अब सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है वर्ब लेगा ही लेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कहने का मतलब होता है, जैसे कि एक सेंटेंस के तहत हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आई वांट टॉक टू यू, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, एंड आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू, मैं तुम सबको बता दूं। दोनों में यू का फॉर्म आता है, एक में हमें सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, एक में हमें प्लूरल को डिनोट कर रहा है। लेकिन जब आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लोगे तो ये हमेशा अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को लेगा। ठीक है, नीचे आओगे तो हमारे पास एक ही का फॉर्म आता है। ठीक है, ही अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है। ठीक है, और इसके साथ एक ये अननोन मैस्कुलिन जेंडर के हम लोग इसको यूज करते हैं। वापस आओगे तो हमारे पास एक सी का फॉर्म है जो अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और हमेशा फैमिली के लिए यूज किया जाता है, और ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब पर। इट के बारे में बोला जाता है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंटरजेंडर होता है, ये बहुत सारे अपने आप में सब्जेक्ट होते हैं। इट का अपना एक अलग ग्रामर होता है, कई बार ये डे को डिनोट करता है, मंथ को डिनोट करता है, एनिमल को डिनोट करता है, ईयर को डिनोट करता है। तो ये इसके लिए हम आगे चल के पढ़ेंगे, इट का अपना एक कंसेप्ट है। लेकिन इसके बाद हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी इसके बाद अगर यूज करोगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दे अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और इसका एक और ग्रामर समझना कि ये इन तीनों का, ही सी इट का, तीनों का ये प्लूरल होता है। ठीक है, ही सी इट, अगर पर्सन है बहुत सारा उसके लिए भी दे का फॉर्म यूज करोगे, सी वही फॉर्म हो गया। इट मतलब बहुत सारे अगर वस्तुएं या बहुत सारी चीजें हैं तो उनके लिए भी आप यहाँ पे दे का फॉर्म यूज करोगे। ये अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके। ठीक, ये था हम लोग का एक सब्जेक्टिव केस का एनालिसिस। वापस हम लोग आते हैं पॉजिटिव केस। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव केस पे एक नजर डाल के देख लेते हैं। देखो ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्वियस सी बात है हमें ये चीजें समझनी होती है कि ऑब्जेक्टिव केस आने का एक और सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि जैसे हमने यहाँ पे वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट को रखा, उसी तरीके से अगर आप इस ऑब्जेक्टिव केस को देखोगे तो हम लोग यहाँ पे वर्ब के बाद रखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट आने का सिर्फ यही तरीका नहीं है कि वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, और भी हमारे पास थ्योरी होते हैं। कल मैंने आपके सामने में 2-3 थ्योरी रखा था, 2 थ्योरी आपके सामने में रखा था कि लॉजिक समझना है। एक तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म, और ये अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आया हुआ है तो वो अगर ऑब्जेक्ट होगा और इस वाले पार्ट का है तो सर ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। हम 1-2 क्वेश्चन आपकी चीजें समझाने की कोशिश करें। अगली बात ये थी कि वर्ब के बाद भी नाउन, प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, ये इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और ये अगर ऑब्जेक्ट होगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। ठीक है, मैं 1-2 छोटे-छोटे सेंटेंस आपको कवर करवाता हूँ, जरा सा चीजों को समझना। खैर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो। जैसे मैंने लिखा राम कॉल्ड, सिंपल से समझना। राम का मतलब राम हो गया, कॉल्ड का मतलब बुलाना, आई का मतलब। हिंदी को छोड़ के थोड़ा सा अगर हम लोग बात करेंगे, मैं अगर आपसे काम पूछूं तो आप बोलोगे सर काम क्या चल रहा है, बुलाने का। कौन बुला रहा है, राम बुला रहा है। किसको बुला रहा है, मुझे बुला रहा है।
इन सब बातों को हिंदी को छोड़ के चलो। ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। बस इस बात को याद रखना। अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ये ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के केस में आएगा। ठीक है, ये चीज हमें समझ। अगली चीज है कि मान लो कि मैंने लिखा मी थिंक, सिंपल सी बात, एक छोटा सा सेंटेंस है। थिंक हमारा वर्ब हो गया और ये अपने आप में सब्जेक्ट का काम करेगा। अब अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा और सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो अपने सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, इसलिए मी थिंक की जगह आई थिंक। अब जिसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस बनता है उसी का हम लोग चेंज करेंगे, जिसका नहीं बनता उससे हमें कोई बहस नहीं। जैसे मान लो इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा पलट दूं, मैंने लिखा आई कॉल्ड राम, कोई झंझट नहीं है, हमने यहाँ पे लिखा राम कॉल्ड मी, बात समझ आ रही है। राम अपने सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम का कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस बनता नहीं है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जिस वजह से हम लोग इसका कोई चेंज नहीं करेंगे। जिसका चेंज होता है, जिसका बनता है उसको लेके चलेंगे, जिसका नहीं बनता है उसको हम नहीं लेके चलेंगे। समझ, ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, एज ए सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, एज ए ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आएगा। और इस चीज को आने के लिए हमारे पास दो थ्योरी है, एक प्रीपोजिशन का, एक वर्ब का। मान लो कि मैं एक दो क्वेश्चंस लेता हूँ, जरा समझिए। विथ सी द टीम इज फाइन, मान लो एक सेंटेंस आपके सामने में, विथ सी द टीम इज फाइन। हमने यहाँ पे देखा कि विथ हमारा प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इज हमारा वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये डिटरमाइनर है, आई मीन की सब्जेक्ट के साथ ये नाउन भी है। विथ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। आप अगर ध्यान से देखोगे इस प्रीपोजिशन के बाद तो हमारा एक प्रोनाउन का फॉर्म आया हुआ है, और ये अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, इसलिए यहाँ पे सी की जगह हर। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव केस का आपके पास झंझट नहीं है, क्योंकि जब भी ये आएंगे तो प्रीपोजिशन के साथ आएगा, यानी तो वर्ब के साथ अगर आता है तो ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। अगर सब्जेक्टिव केस लगा तो इसको आप वहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी पॉजेसिव केस में। तो इसके लिए बोला जाता है कि जब भी आप इस वाले फॉर्म का यूज करोगे, और इसका नाम मैंने डिटरमाइनर इस बात के लिए दिया हुआ है ताकि सबसे पहली चीज कि इसको कभी भी आप सिंगल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ माई, आप कभी बोले हो कि आई लाइक माई या कुछ भी ऐसा नहीं बोले हो कि जो इस वाले वर्ड का आपका सेंटेंस खत्म हो जाए। जब भी अगर आप इस वाले फॉर्म का यूज करते हो तब हमेशा यूज करते हो, जैसे आई लव माई कंट्री, आई लाइक माई हाउस, लाइक दैट। तो जब भी इस वाले फॉर्म का यूज करोगे इन सब के बाद आप एक नाउन लेके आते हैं। ठीक है, आई मीन कि जब भी पॉजेसिव केस का यूज करोगे तो उसके साथ हमेशा एक नाउन लेके आता है। हम लोग टॉपिक प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, और कल मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि जो सेंटेंस में, जरा समझना चीजों को आराम आराम से, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है और या तो प्रोनाउन होता है। एकदम चीजें समझना लॉजिक कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन या प्रोनाउन होता है। अब ये पार्ट प्रोनाउन का है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। पर्टिकुलर मेंशन कर दिया कि इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करो, इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करो। इसके लिए हमें पर्टिकुलर मेंशन नहीं करा गया कि आप इसको एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। जब ये चीजें मेंशन नहीं है और है प्रोनाउन का पार्ट, तो सर लॉजिक बस यही समझना कि इसको आप सब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। हम लोग कहते हैं दिस इज माई हाउस, इसके बाद अगर माई हाउस आया हुआ है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का फॉर्म आएगा। आप कहते हो माई हाउस इज गुड, तो माई हाउस हमारा वर्ब के पहले आया हुआ है, आप इसको एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। सर सिंपल सा लॉजिक समझना, एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट दोनों में यूज कर सकते हो। इसको सिर्फ सब्जेक्ट के लिए यूज करना, इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना। ठीक है, उसके बाद आपके दिमाग में एक दो बातें और आती होंगी प्रोनाउन को देखते ही कि हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। देखो इन सब का एक लॉजिक हमारे सामने नहीं आती है कि जो बोलने का काम करे फर्स्ट पर्सन, जो सुनने का काम करे सेकंड पर्सन, बाकी जिसके बारे में बात करा जाए जो ऑडियंस के फॉर्म में होता है उसको हम लोग थर्ड पर्सन के फॉर्म में लेते हैं। मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, तुम सुनने का काम करो तो तुम सेकंड पर्सन हो गया। कहानी पलटा दो, अगर सामने वाला बोलने का काम करेगा तो फर्स्ट पर्सन वो हो गया, और मैं सुनने का काम करूं तो मैं उस जगह पे सेकंड पर्सन। मैंने बोला इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करो कि हिंदी से हमें किसी चीज को जज नहीं करना है, बहुत सारे लोगों ने बता रखा है। बस एक बात याद रखना कि जो फर्स्ट पर्सन की बातें होती है वो बस आई और बी, ये याद रखना। बस वो छोड़ देना कि कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है,
इस चीज का हमें अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं बनता है, बस वो एक जस्ट लाइक बकैती। ठीक है, सेकंड पर्सन में आओगे तो सिर्फ यू को रखना, थर्ड पर्सन में आओगे तो सिर्फ इस वाले पार्ट को याद रखना, बाकी कुछ भी मत कि कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी थियरी अगर आप पढ़ते हो या थियरी आपको अगर दिया जाता है तो सिंपल सी बात है वो सारे एस्पेक्ट पे फिट बैठना चाहिए। अंग्रेजी में एक बेस्ट पार्ट मैंने देखने को क्या मिला है कि हर एक रूल्स को पढ़ाने के बाद अगर आपके टीचर ने अगर आपको पढ़ाया है, हर एक रूल्स के नीचे उसका एक एक्सेप्शन दिया रहता है। अब मुझे ये नहीं समझ आता है कि हर एक एस्पेक्ट पे एक एक रूल्स है और हर एक रूल्स के नीचे एक एक एक्सेप्शन दिया जाता है। देखो, एक्सेप्शन नाम की चीज होती नहीं है कुछ भी। एक एक आपने कहानी सुनी होगी कि जब टीचर का नॉलेज खत्म होता है तो एक्सेप्शन का ड्रामा शुरू होता है, और उसके बावजूद जब आपके एक्सेप्शन खत्म होते हैं तब आपके नोट शुरू होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी थ्योरी अगर आप दे रहे हो या कोई भी थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हो तो 99% एस्पेक्ट पे फिट बैठना चाहिए। हमारे लिए ये नहीं होता है कि छोटा सा रूल पढ़ा, उसके नीचे ढंग का थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखा और आपका वो रूल फेल कर दे, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, चलो, कल मैंने आपको प्रोनाउन का क्वेश्चंस बनाते टाइम मैंने एक दो बात का ध्यान रखवाया था कि हमारे लिए जो प्रोनाउन में क्वेश्चंस बनाने का पार्ट है वो ही है, सी है, इट है और वे है। बाकी के जो आई और वी यू है ना, ये तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट यूज होता है। इंडिपेंडेंट कैसे यूज होता है, मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग ढूंढ के लाना, अगर आप लोग को इसका नाउन मिल जाए तो, या नहीं तो इसको प्रोनाउन से छुट्टी दे देना। देखो, एक लॉजिक यहाँ क्या होता है, मैं अगर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, छोटा सा सेंटेंस, मैं इसको मिटा दूंगा। मान लो मैंने लिखा आई एम स्मार्ट। ठीक है, अब जरा समझना कि अगर ये प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन के लिए आएगा तो पर्टिकुलर नाउन को डिनोट करेगा। लेकिन ध्यान से देखो, आई एम स्मार्ट मतलब मैं स्मार्ट हूँ, मैं पढ़ा तो मेरे लिए, आप पढ़े तो आपके लिए, और बाकी किसी ने भी पढ़ा तो ये उसके लिए हो जाएगा। जबकि हमें प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इन स्टीड ऑफ अ नाउन, या नहीं तो टू अवॉइड रिपीटेशन, या इन प्लेस ऑफ नाउन, के नाउन के बदले में जो है, सर ये किसी नाउन के लिए नहीं आ रहा है, जो पढ़ रहा है ये उसके लिए हो जा रहा है। वे इसी का फॉर्म है, पुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू आर स्मार्ट, एकदम लॉजिक समझ। अब क्या हो गया, मैं पढ़ा तो आपके लिए और आप पढ़े तो हमारे लिए। मतलब ये कहने का हुआ कि जब आप प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में यूज करोगे तो ये उसके लिए होना चाहिए, नॉट कि जिसने पढ़ा हर एक बात पे आपका एस्पेक्ट चेंज हो जाए। इसलिए प्रोनाउन के जो तीन पार्ट हैं आप इसको हमेशा स्किप करके चलो, इन तीन का मैक्सिमम यूज हमें नहीं करना होता है। जहाँ पे करना होगा मैं आपको बताऊंगा, और ये जब भी यूज होगा तो इंडिपेंडेंट यूज होगा, जो जिसके लिए आएगा वो उसी के यूज करा जाएगा। बाकी इन्हीं चार का ध्यान रखना, ही का, सी का, इट का और दे। मैंने कल प्रोनाउन का फॉर्म पढ़ाते मैं आप लोग के सामने दो बातें का जिक्र करा था। पहली बात ये कि सबसे पहले फॉर्म पे ध्यान देना, सबसे पहले फॉर्म, आपका फॉर्म। दूसरी बात हम आपके सामने में ये रखा था कि फॉर और नाउन, मतलब ये कि पहला हमारा फॉर्म हो गया, दूसरा हमारा फॉर नाउन हो गया। पहला फॉर्म का मतलब ये कि सब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। फॉर नाउन का मतलब कि किस नाउन के लिए आया हुआ है, सिंगुलर प्लूरल का झंझट हो सकता है, पजेसिव ऑब्जेक्टिव का झंझट हो सकता है, किसी भी बात का झंझट आपके सामने हो सकता है। बस इसी दो बात पे आपका मैक्सिमम प्रोनाउन का टॉपिक टिका हुआ है। लेकिन हमें थ्योरी पढ़ने से फुर्सत नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसका कि हमें आगे चल के कोई मतलब बनता नहीं। चलिए हम लोग वापस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और चीजों को वन बाय वन समझने की कोशिश करें। कल मैंने आप लोग के सामने में, और हाँ एक एक लॉजिक और इस वाले पार्ट को देखना कि मैंने डिटरमाइनर मान दिया है, आप इसको पजेसिव केस अभी मानना, थोड़ा सा पुरानी चीजें छोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा और नई चीजें अपने हैबिट में लाने में थोड़ा टाइम लगता है। दोनों बातें ही पजेसिव केस प्लस नाउन को ज्यादा देखना है, आप इसको डिटरमाइनर मानना शुरू कर देना। एक एक लॉजिक यहाँ से समझना जो कल मैंने आप लोगों के सामने रखा था, पजेसिव केस प्लस नाउन। अब सर एक छोटा सा चीज, इसको कल हमने डिटरमाइनर प्लस नाउन के फॉर्म में भी आपके सामने रखा था। तो जब इन दोनों को इसके साथ नाउन रख सकते हो तो इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव को रख सकते हो। अब इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव है तो सर इन तीन के बीच में आप एडवर्ब रख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पार्ट सर आपके सामने में आएगा, ये भी सर हमारे साथ एक स्ट्रक्चर बनेगा इसके साथ। अब वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे, जो आपके सामने में क्वेश्चंस दो दिख रहा है में, उसको लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ द 6 कंपनीज शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स प्रेजेंटेशन। देखना जो चीजें आपको पता है ना वो आप लिख लो, बाकी पार्सिंग आप खुद ही कर लो। ये प्रेपोजिशन हो गया, फॉर हमारा प्रेपोजिशन हो गया,
और एक बात हमेशा समझना कि जो सब्जेक्ट होगा ना सेंटेंस का वो बिल्कुल अलग होगा, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। द हमारा डिटरमाइनर है, इसका जो नाउन बनेगा कंपनीज बनेगा, और इस प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इसका एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड हमारा वर्ब हो गया, ये प्रेपोजिशन है। द प्रोजेक्ट हमारा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन के साथ ऑब्जेक्ट। फाइव हमारा इस हैव ऑलरेडी मेड का, ये एडवर्ब का काम करता है। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा एडवर्ब का पार्ट होता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक है, आगे आओगे तो इस प्रेजेंटेशन की जगह पे जरा ध्यान देना है, ये हमारा पॉजिटिव केस है और ये हमारा नाउन है। ठीक है, अब पॉजिटिव केस प्लस नाउन, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि ये पॉजिटिव केस प्लस नाउन हमें क्या पता चला, फॉर्म पता चला। अब ये फॉर्म पता चला, हमें इसके साथ एक बात ध्यान रखनी होती है कि ये किस नाउन के लिए आया हुआ है। अब प्रेजेंटेशन की बात करोगे, देखो फॉर्म पता चला कि पॉजिटिव केस प्लस नाउन है, और इस पॉजिटिव केस प्लस नाउन के लिए हमें एक नाम चाहिए। जरा देखना, आउट ऑफ द 6 कंपनीज शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स प्रेजेंटेशन। सर ये किसके लिए प्रेजेंटेशन, किसके लिए बात करी जा रही है, इस 5 के लिए आया हुआ है। अब इस 5 के लिए आया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, अगर इट वाले फॉर्म को देखोगे तो ये अपने आप में सिमिलर होता है। जब वहाँ पे 5 की बात करी जा रही है तो 5 की बात करी जा रही है, इन तीनों का फॉर्म मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म होता है। और अभी बोला था कि अगर प्लूरल फॉर्म है तो सबसे पहले फॉर्म जज कर लेना, फॉर्म कौन सा है, पॉजिटिव केस है। तो सर प्लूरल फॉर्म का पॉजिटिव केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यही आपका पार्ट। यहाँ पे to improve its efficiency all income tax officers will be provided with laptops by next year। सर देखना, ये अपने आप में नाउन वर्ब का पार्ट है। ठीक, इट्स एफिशिएंसी फिर से हमारे पास पॉजिटिव केस प्लस नाउन आ गया। ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर, प्रीपोजिशन नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सर इंप्रूव करना है इट्स एफिशिएंसी, ये प्रोनाउन का पार्ट हो गया। किसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, सर एकमात्र यही नाउन है ना जिसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना होगा, ऑफिसर्स। अब उसके एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है सर ऑफिसर्स के लिए है। और ध्यान से आपको समझ आ रही है, यहाँ पे ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर्स है, और ऑफिसर तो सर पर्सन होते हैं, और ये अपने आप में सिंगुलर फॉर्म है इनका। तो सर हमें किसका फॉर्म चाहिए, दे का फॉर्म चाहिए। फॉर्म हमारा क्या पता चला, पॉजिटिव केस प्लस नाउन है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव केस चाहिए तो चाहिए, लेकिन प्लूरल फॉर्म चाहिए। क्या होगा, देयर एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रोनाउन के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बिना थ्योरी पढ़े आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक दो बात मैं आप लोगों के सामने और आज रख रहा हूँ कि अगर आप लोग को कहीं से अगर क्वेश्चंस मिलते हैं किसी भी बुक से, टॉपिक से, अगर प्रोनाउन का टॉपिक अभी हम लोग का चल रहा है, और प्रोनाउन के टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चंस किसी भी बुक से कहीं से भी अगर आपको मिलता है तो आप मेरे को भेजो, मैं आपके क्वेश्चंस को वीडियो के थ्रू आपको आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दिया करूँगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत भेजना, 2-3 करके मैं कवर कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम की इशू, मतलब एक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे आ जाती है कि उतना देर बैठना, बस ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो कॉमन एरर के पार्ट को तो लेके ही चलेंगे। आपके सामने कुछ मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पार्ट को लेके चलूंगा कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पार्ट को हम लोग फिलर के फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, उसको फिलर के फॉर्म में कैसे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग घर में रहो, रेस्ट करो। चलो टेक केयर, बाय।